सो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ वश 2 मूवी। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है गर्ल्स स्कूल से, जहाँ पर सभी लड़कियों को पढ़ते हुए दिखाया जाता है। फिर कुछ समय बाद वहाँ पर लंच हो जाता है, पर हम देखते हैं कि स्कूल में ही सारी बच्चों को खाना प्रोवाइड किया जाता है। फिर हम वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज्यादा सन्नाटा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक लड़की खाना खाकर बेहोश हो जाती है। और तभी हम वहाँ पर आता हुआ किसी को देख पाते हैं। अब अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि इनमें से 10 लड़कियां जो है वो टेरेस पर पहुंच चुकी होती है, और उनमें से एक लड़की टेरेस पे से छलांग भी लगा देती है। और ये नजारा उनमें से एक टीचर ने भी देख लिया होता है। फिर वो टीचर उस बच्चे के पास तुरंत जाता है और उसे मृत देखता है। फिर टीचर स्कूल की प्रिंसिपल मैडम को बुलाती है। जब प्रिंसिपल मैडम की नजर स्कूल के टेरेस पर पहुंचती है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, और प्रिंसिपल मैडम को ये बात समझ नहीं आ पा रही थी कि आखिर लड़कियां करना क्या चाहती हैं। अब इसके बाद वो सीधा टेरेस पर पहुंच जाती हैं और उन सारी लड़कियों को नीचे उतारने की कोशिश करती है, लेकिन प्रिंसिपल मैडम के जवाब में लड़कियां कहती है कि ऐसा हमें करने को अंकल ने कहा है, अगर आप लोग हमारे पास आते हो तो हम नीचे कूद जाएंगे। प्रिंसिपल मैडम के बार बार मनाने पर भी वो लड़कियां नीचे नहीं उतरती और बताते कि उनके अंकल ने उन्हें 3 बजे यहाँ से कूदने को कहा। और उसी दौरान एक वॉचमैन एक लड़की को पकड़ लेता है, और उसी दौरान वो लड़की नीचे कूद जाती है। और देखते ही देखते 3 बजे सारी लड़कियां एक एक करके छत से कूद जाती है, और ये सारी चीजें देख के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है अथर्व के यहाँ पर, जो कि अपनी बेटी का 12 साल से ख्याल रखता आ रहा है। वो लड़की ना तो चल सकती है, ना तो बोल सकती है, ना तो देख सकती है, और वो हमेशा एक व्हील चेयर पर बैठी रहती है और स्माइल करती रहती है, क्योंकि वो असल में वशीकरण में होती है। अब अथर्व को न्यूज के माध्यम से इन 10 लड़कियों के बारे में मालूम चलता है, और ये न्यूज देखकर अथर्व को मालूम चल जाता है कि ये एक वशीकरण है। और ये सब देखते ही अथर्व प्रताप के पास आता है, जो कि अथर्व ने प्रताप को कैद कर रखा था। अब अथर्व यहाँ से प्रताप से पूछता है कि क्या ये वशीकरण की विद्या किसी और को भी आती है। इस पर प्रताप इशारे में हाँ कहता है। अब स्कूल की मैडम मीडिया के सामने बताती है कि ये कोई सुसाइड नहीं हो सकता, बल्कि इन्होंने किसी की आज्ञा का पालन किया है, किसी अंकल की आज्ञा, जिनका ये लोग बार बार नाम लिए जा रहे थे। अब थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, और पुलिस वाले भी ये सब चीजें सुनकर दंग रह जाते हैं। और उसी दौरान एक लड़की बाहर निकल कर आती है और कहती है कि हमें एक अंकल ने प्रताप अंकल को ढूंढने को कहा है, अगर आप लोग प्रताप अंकल को नहीं ढूंढ पाए तो बस ये एक ट्रेलर था। इसके बाद ये सारी 10 लड़कियां मिलकर पूरे शहर में फैल जाती है और तहस महस कर देती है। इन लड़कियों के पास एक इंस्ट्रक्शन होती है कि अगर एक लड़की पुलिस वाले को प्रताप अंकल के बारे में बता दे तो तुम्हें पूरे शहर में तहस महस कर देना है, और वैसा ही होता है। वो सारी लड़कियां रास्ते पे चलते हुए लोगों को भी परेशान करती है, यहाँ तक कि पेट्रोल पंप को भी उड़ा देती है। अब ये न्यूज जैसे ही अथर्व सुनता है कि उन्हें किसी आदमी ने वश में कर रखा है, तो वहाँ पर वो समझ जाता है कि अब उसे ही कुछ करना पड़ेगा। अब आगे हम देखते हैं कि आधी से ज्यादा लड़कियां स्कूल में आ चुकी थी, और एकदम से सारी लड़कियां क्लास में बैठ जाती हैं, पर वो लड़कियां अभी भी उस अनजान आदमी के वश में होती है। तभी वहाँ पर पुलिस भी पूछताछ शुरू कर देती है कि आखिर में वो अनजान आदमी है कौन। लेकिन आंसर में सिर्फ वो लड़कियां कहती हैं कि हमें अंकल ने ये सब बताने से मना किया है, और प्रताप अंकल को सिर्फ ढूंढने को कहा है। अब उन लोगों के पास काफी समय भी नहीं होता है, क्योंकि 15 मिनट बाद ये सारी लड़कियां अपनी जान ले लेंगी। फिर उसी दौरान एंट्री होती है अथर्व की, और अथर्व वहाँ आता है और आते के साथ ही पुलिस वाले से मिलता है, और वो उसे कहता है कि यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है वो उन सारी चीजों को अच्छे से जानता है, क्योंकि ये सारी चीजें पहले भी उसके साथ हो चुकी है। और वो बताता है कि इन सबके ऊपर वशीकरण हो चुका है, और आप लोग इनका कुछ भी नहीं कर सकते हो, अगर ज्यादा छिड़कानी करोगे तो मामला और भी गंभीर हो जाएगा। और कहता है कि इन सभी के पीछे एक आदमी का नहीं बल्कि एक राक्षस का हाथ है, और वह राक्षस जो भी इन लड़कियों से करने के लिए कहेगा और इन्हें करना पड़ेगा। इन लड़कियों को ना चाहते हुए भी ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। और कहता है कि इन लड़कियों पर खुद का कोई भी कंट्रोल नहीं है, बल्कि ये उस राक्षस के वश में है, पर वो राक्षस कहीं आसपास ही है, क्योंकि इन लोगों को वो कहीं दूर से ऑपरेट नहीं कर सकता। और ये कहते ही उस राक्षस की एंट्री होती है, जिसने सारी लड़कियों को अपने वश में कर रखा होता है। उस राक्षस का नाम राजनाथ होता है, और राजनाथ भी स्वीकार लेता है कि इन सारों को वश में उसी ने किया है, और कहता है कि मैं इन्हें कुछ भी कहूंगा, इन्हें ना स्वीकारते भी वो काम करना पड़ेगा। यह समझ लीजिए कि इन सबका भगवान मैं ही हूँ, और जो भी मैं इन सबसे कहूंगा इन्हें करना पड़ेगा। दरअसल अथर्व यहाँ पर बता देता है कि प्रताप उनके पास है, इस वजह से राजनाथ को सबके सामने आना पड़ता है। अब यहाँ पर राजनाथ अथर्व से बात करने लगता है और पूछता है कि प्रताप कहाँ पर है, और अगर उसे प्रताप नहीं मिलता है तो वो पूरे शहर का नक्शा बिगाड़ देगा, और इन सारी लड़कियों के पेरेंट्स के सामने वो इन लड़कियों को जान लेने को भी कह देगा, और ये लड़कियां एक सेकंड भी नहीं सोचेंगी, ये सब अपनी जान तुरंत ही ले लेंगी। इसलिए वहाँ पर राजनाथ सारे पेरेंट्स को बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़कर बाहर नहीं जाता है। तभी राजनाथ एक बच्ची से कहता है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे पास आते हैं तो तुम अपनी नस काट लेना, और उसी दौरान उस लड़की के पेरेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं और वो लड़की नस काट लेती है। फिर तभी उसके पेरेंट्स उस लड़की को बचाने के लिए वापस आते हैं, पर वह लड़की बार बार अपने कलाइयों पर चाकू से वार करती है, जिस वजह से उस लड़की का बहुत ज्यादा खून बह चुका था, और उसी दौरान उस लड़की की जान भी चली जाती है। ये सब देखकर पुलिस इंस्पेक्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी वो पुलिस वाला अपनी रिवॉल्वर बाहर निकालता है, पर उन्हीं में से एक लड़की उसे बहुत ही बेरहमी से मारती है। ये सारा नजारा वहाँ पर खड़े सारे पेरेंट्स देख रहे होते हैं, और उसी दौरान ये गन जो है राजनाथ के हाथ लग जाती है, और राजनाथ वो गन एक लड़की को हाथ में दे देता है, और कहता है कि इन्हें बस 2 बार समझाना, उसके बाद इन सभी को गोली मार देना। और वह लड़की अपने ही माता पिता को 2 बार समझाती है, पर उसके माता पिता के ना मानने पर वो लड़की अब बहुत ही बेरहमी से अपने माता पिता को गोली से मार देती है। फिर तभी राजनाथ उस लड़की से कहता है कि इन सभी पेरेंट्स को जाने से यहाँ पर कहो, और जो भी इंस्ट्रक्शन
इंस्ट्रक्शन को नहीं मानता है उन सभी को मार डालना। लेकिन इस बार सब उस बच्चे की बात मान लेते हैं और उसी के साथ ही क्लासरूम से भी बाहर चले जाते हैं। अब यहाँ पर अथर्व को जो है राजनाथ बहुत ही ज्यादा डराने की कोशिश करता है, पर इन सब चीजों का अथर्व पे कोई फर्क नहीं पड़ता है और कहता है कि अगर आज भी ये सारी लड़कियां अपने आप को जान से मार भी दे तो तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैं जानता हूँ कि तू एक राक्षस है, लेकिन मेरे पास भी एक 12 साल से राक्षस है जिसे मैं रोज तड़पाता हूँ और उसी राक्षस के साथ रह रहकर मैं भी राक्षस बन चुका हूँ, इसलिए मुझे आज कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आज ये मरे या जिंदा रहे। अब अथर्व यहाँ पर एक शर्त रखता है और कहता है कि अगर तुम मेरी बेटी आर्या को अफरशुकरण से बाहर निकाल दोगे तो मैं भी तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूंगा। ये सारी चीजें सुनकर राजनाथ समझ गया था कि ये सामने वाले बंदे को हल्के में नहीं ले सकता, पर वो उस दौरान अथर्व की बात मान गया होता है। अब इसी दौरान हमें एक बात पता चलती है कि जो राजनाथ होता है वो अथर्व का बड़ा भाई होता है और उन दोनों के आपस में बहुत ही अच्छे संबंध होते हैं। इसके बाद राजनाथ सभी लड़कियों को लेकर प्रिंसिपल रूम में जाता है और प्रिंसिपल मैडम से कहता है कि मुझे 2 बस चाहिए और 2 ड्राइवर भी, और कहता है कि हमारे आसपास आने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं इन सभी लड़कियों की जान ले लूंगा। इसके बाद अथर्व जो है इन सभी को लेकर अपने घर पहुंचता है। अब घर पहुंचते ही अथर्व अपनी बेटी के सामने राजनाथ को पेश करता है। उसके बाद वो उसे राजनाथ को उसके भाई से मिलवाता है। उसकी भाई की हालत देखकर राजनाथ बिल्कुल चौंक जाता है। जिसके बाद यहाँ पर राजनाथ अथर्व को बताता है कि तूने जरूर बड़े भाई से कुछ कर्जा लिया होगा, इसी वजह से अभी तक तेरी बेटी वसीगढ़ से बाहर नहीं आ पाई है, क्योंकि ऐसा वसीकरण तो कर्जा लेने के बाद ही संभव है। अब उसी दौरान अथर्व को याद आता है कि प्रताप ने कभी अथर्व के चाय पिलाने के लिए पैसे दिए थे, अगर वही चाय के पैसे अथर्व लौटा देता है तो वसीकरण खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि आर्या भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है, पर उसी दौरान राजनाथ को मालूम चलता है कि अथर्व ने प्रताप की जीभ काट दी है, इस वजह से राजनाथ अथर्व को बहुत ही मारता है। अब हम उसी दौरान देखते हैं कि जो अथर्व है वहाँ पर 2 बड़े बड़े स्पीकर लगाया हुआ होता है जो कि नॉर्मल ह्यूमन को सुनने में तकलीफ होती है, और चालू करने से पहले अथर्व अपने कानों में रुई डाल देता है। अब इन सभी स्पीकर्स की आवाज सुनकर राजनाथ जो है बेहोश हो जाता है। फिर राजनाथ को भी उसी कमरे में उसके भाई के साथ कैद कर देता है। फिर वहाँ पर सारी लड़कियां नॉर्मल हो जाती है और अपने अपने घर चली जाती हैं, और इसी के साथ हमारी मूवी का दिया एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी, और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जब तक के लिए जय हिंद।